हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग को सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कि कहानी कैसी है। एक 60 साल का बुढ़ा होता है जिसका नाम शारदा होता है। वो अपनी ही बहू से जो है रासलीला रचाया करता था। और एक दिन रासलीला रचाते हुए उसके छोटे लड़के ने देख लेता है। और जब देख लेता है दोस्तों तो इतनी भयंकर बात हो जाती है कि सुनकर भी आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और देख के इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे पिता और मेरी जो भाभी है इनके साथ ऐसा कैसा रिलेशनशिप ये बना हुआ है और ये क्या कितने दिन से ये चल रहा है। तो ये सुनकर दोस्तों बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर किस तरीके की सास बहू ससुर और बहू में ये रिश्ता कायम होके चल रहा है। तो आइए दोस्तों कहानी विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाता हूँ। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और ये कहानी दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग कहानी लास्ट तक सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कहानी कैसी है। ये कहानी दोस्तों है रांची की। और रांची की एक छोटा सा गांव होता है, उसी में एक परिवार होता है। उसमें जो है एक शारदा नाम का आदमी होता है जिसकी उम्र जो है 60-62 साल की होती है। और उसकी एक दो बच्चे होते हैं। एक का नाम सिनोद होता है, एक का नाम विनोद होता है। तो विनोद जो है उसकी अभी वही 22 साल का होता है। तो उसका पिता कहता है कि अरे तुम्हारी शादी के टाइम तो हो गया है और लोग काफ़ी इधर उधर से रिश्ते भी आ रहे हैं, क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। तो इस पे लड़का कहता है ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है और आप को अगर ऐसा लगता है तो आप मेरी शादी करा दीजिए। वैसे भी अब मैं कमाने जाने की सोच ही रहा था, तो सोच रहा हूँ कि पहले जो है शादी कर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ कमाने के लिए। तो उसके पिता कहते हैं कि अरे यार पहले कुछ कमाओ लो, क्या बताओगे। तो कहते हैं कि अरे मैं तो काम जानता ही हूँ ना, मैं बढ़िया मिस्त्री गिराना काम जानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पिता जो है इधर उधर गांव से जो है बात फैला देते हैं और जो सिनोद की शादी जो है उससे करा देते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम कंचन होता है, उससे उसकी शादी करा देते हैं। दोनों पसंद भी करते हैं और दोनों इस तरीके से परिवार उनका अच्छा खासा चल भी रहा होता है। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसकी उम्र जन्म होता है। तो घर में खुशियाँ आ जाती हैं, सब लोग खुश रहते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि 5-6 महीने का बच्चा होता है और को विनोद अपने जो है दिल्ली गया होता है कमाने के लिए। और वहीं पे जो है वो रह के कुछ दिन काम करता है। और एक दिन जो है इसकी जो बीवी होती है फ़ोन करती है कि आप काफ़ी दिन से कमाने गए हैं और घर की सुध बिल्कुल नहीं लेते हैं। अरे कुछ घर पे भी देख लिया करिए कि घर पे क्या हो रहा है और हम लोग कैसे हैं, किस तरीके से दिनचर्या चल रही है। तुम तो सिर्फ अपने कमाने में ही लगे हो, कुछ हम लोग का भी ख्याल रखा करो। तो इस बात पे जो है सिनोद जो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ और 1 महीने की छुट्टी लेके फिर तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर अच्छा लगा, अगर इस तरीके की वैसी कोई बात है तो मैं तुमको यहीं लेके आ जाऊँगा और हम लोग साथ में ही रहेंगे। और दोस्तों वहाँ से आ रहा होता है और बड़ा खुश रहता है। और आते ही में दोस्तों रोड वो पार कर रहा होता तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देती है। और जैसे ही ट्रक टक्कर मारती है वो तुरंत ऑन स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जब दोस्तों वहीं पे ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाता है तो ये बात जो है लोग अगल बगल के लोग जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो शारदा जी का लड़का है और ये तो कमाने गया था, अब ये कमा के आ रहा था तभी इसको गाड़ी ने टक्कर मार दिया। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग कंचन को जाके बताते हैं और शारदा भी आते हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनको समझ में नहीं आता है कि अब कैसे क्या होगा। इसके छोटा सा बच्चा है, अब उसका देखभाल कौन करेगा। उस पर तो सर का साया ही हट गया है और किस तरीके से इनकी दिनचर्या चलेगी। वो बहुत ही सोच कर परेशान हो जाते हैं। किसी तरीके से घर लाते हैं
और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद जब बॉडी आती है तो आने के बाद इसका दाह संस्कार कर देते हैं। और दाह संस्कार करने के बाद जो है कंचन गुमसुम एक जगह बैठी रहती है, उसको समझ में नहीं आता है। वो अपने जो ससुर होते हैं उनसे रो रो के कहती है कि अब मेरा क्या होगा, अभी तो हम लोग की शादी हुई थी और कितना अच्छा सिनोद जी थे, और ना मैं उनको कहती, ना उनको बुलाती, ना वो वहाँ से आते, ना ऐसा होता। मेरी ज़िंदगी में कैसा तूफान, कैसा भूचाल आ गया है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरी वजह से उनके जान गई है। तो इस बात पे ससुर समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि कोई किसी को नहीं मारता है, जिसकी आयु जितने दिन लिखी रहती है वो उतने ही दिन ही चलता है। हो सकता है उसकी आयु उतनी दिन ही लिखी हो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने से और तुम उसको आने से ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हो सकता है कि उसका दिन ही उतने दिन का हो, लिखा हो। तो इस बात पे वो चुप हो जाती है। और उसके बाद उसको समझाते हैं कि देखो अब तुम परेशान ना हो, अब जैसा तैसा चल रहा है, आगे चल के देखते हैं। जो उसका मेरा छोटा लड़का विनोद है, उसकी उम्र 10 साल, वो जो 10 साल छोटा है, लेकिन फिर भी जो है 17-18 साल का है। और तुम 3-4 साल उससे बड़ी हो, तो कोई बात नहीं, उससे शादी मैं तुम्हारी करा दूंगा और तुम उसके साथ रहना। तो अभी वो सोच ही रहा होता है। तो उसके बाद वो कुछ बोलती नहीं है कंचन। वो सोचने लगती है कि चलिए ठीक है, अगर ये एक ऐसी बात कह रहे हैं तब भी चलो ठीक है, अगर विनोद अगर शादी के लिए तैयार है तब भी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों कि विनोद जो है वो बाहर खेलने गया होता है, और ये जो है रात में खाना वाना खा के जो है सो रहे होते हैं। तभी अचानक इनके पेट में दर्द होता है और अपनी बहू से कहते हैं कि कंचन जल्दी आओ, और मेरे पेट में बहुत दर्द मरोड़ हो रहा है। तो कहती है कि क्या करूं? तो कहते हैं कि थोड़ा मालिश कर दो, हो सकता है कि मेरे जो है कुछ नाभ वाभ उखड़ गई है, कि क्या हुआ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो इस बात पे कंचन जाती है, वहाँ से जो है कड़वा तेल लाती है। लाने के बाद इनके जो पेट में मालिश करती है, और जब पेट में मालिश करती है तो इनको कुछ आराम मिलता है। और ऐसे ही में उसका हाथ धीरे धीरे आगे सरक जाता है। जब दोनों को स्पर्श होता है तो इन लोगों में सेक्स क्रिया जागृत हो जाती है, और ये बहू को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो इस बात पे क्यों ना, जब दोनों में आग बराबर की लग जाती है, लगने के बाद फिर वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से सेक्स क्रिया करने लगते हैं। और जब सेक्स क्रिया काफ़ी देर कर लेते हैं, करने के बाद जो है जब थक जाते हैं, थकने के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं तो उठने के बाद कहते हैं, रोने लगती है कंचन कि ये हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जो है हमें आपसे संबंध नहीं बनाना था, क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र के हैं। और कहाँ मैं, और दुनिया सोचेगी तो क्या कहेगी, हम लोग शादी भी नहीं कर सकते हैं। उम्र बराबर होती, आसपास होती तब भी चल जाता, लेकिन इस तरीके से तो बहुत ही गलत हुआ। तो इस बात पे उसको वो समझाते हैं, शारदा जी कहते हैं कि देखो तुम परेशान मत हो, और मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे लड़के से किसी तरीके से करा दूंगा। तो इससे घर में ही तुम रहोगी, और घर में रहने के बाद जो है हम लोगों के भी काम चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है, मेरी जितनी ज़मीन है और जितने मेरे पास पैसे हैं वो सब मैं तुमको दे दूंगा, और पूरी ज़मीन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तो तुम यहाँ सब पूरे गांव में तुम्हारा नाम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा इस समय खेती मेरे ही पास है। तो ये अच्छा ही रहेगा ना। तो इस बात पे कंचन को भी लालच आ जाता है, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये बात तो अच्छी है, अगर ये पूरी ज़मीन मेरे नाम लिख दे और सब पैसा कौड़ी दे दे तो मुझे किस किस चीज़ की कमी रहेगी। और दूसरी चीज़ है, हमें शारीरिक ज़रूरत पूरा करते ही हैं। तो एक दिन कहते हैं कि देखो विनोद, तुम कंचन से शादी कर लो, नहीं तो अगर शादी नहीं करोगे तो इसको कहीं ना कहीं हमें बाहर शादी करवानी पड़ेगी। और एक औरत जो है सुशील है, खाना बनाने में सही है, बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है, एक छोटा सा बच्चा है इसका, और वो तुम्हारे भाई का है, फिर वो अपने साथ लेके चली जाएगी। नहीं तो फिर जो है हम लोग इसको कैसे रोकेंगे।
तो इस बात पे विनोद भी सोचने लगता है, कहता है कि बाबूजी बात तो आप सही कह रहे हैं, मेरे भाई का ये लड़का है, और दूसरी चीज़ है कहीं क्यों जाए, ये अपने घर का चिराग अपने ही घर में रह जाए तो अच्छी बात रहेगी ना। तो इस बात पे वो तैयार हो जाता है कंचन से, और कंचन के घर वाले भी, ससुराल मायके वाले भी परेशान रहते हैं कि आखिर जब ससुर नहीं है, आखिर जब पति नहीं है तो उसकी भी शादी कहीं और करानी ही पड़ेगी। वो कई बार इससे प्रेशर भी डालते हैं कि बेटी बताओ तो कहीं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दे, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है कि देखेंगे, वक्त पड़ेगा तो बताएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। और फिर उसके बाद जब इनके ससुर जब ये बात बोल देते हैं तो वो भी तैयार हो जाती है, और विनोद जो है वो भी तैयार हो जाता है। तो विनोद जो है शादी के लिए जब तैयार हो जाता है तो दोनों का ये मंदिर में ले जाके शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद फिर दोनों ठीक ठाक से रहने लगते हैं। फिर ये अपने जो बहू है उससे कहते हैं कि देखो अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब हम लोगों का शारीरिक संबंध कैसे बनेगा, क्योंकि जो है अब तो विनोद रहेगा, और अगर कहीं हम लोग को देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तो कहती है कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि इससे कुछ बाहर भेजते हैं, जब ये बाहर जाएगा तभी हम लोग का आगे से क्रिया हो पाएगी। तो एक दिन उसके जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि देखो विनोद बेटा, ऐसा है कि तुम्हें जो है कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी में उतना निकलता नहीं है, और बाहर जब कमाओगे तभी तो अपनी बीवी बच्चों को खिला पाओगे। तो कहता हाँ पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई काम भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, सोच रहा हूँ मैं भी कहीं बाहर दिल्ली चला जाऊँ, तो वहाँ वहाँ पे फैक्ट्री में लग जाऊँगा तो कुछ काम करूँगा वहाँ पे। तो इस बात पे जो अपनी बीवी से बताता है कंचन से, तो कंचन भी कहती है कि बात तो सही कह रहे हैं, आप कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं तो आगे दिनचर्या कैसे चलेगी। तो इस बात पे जो है वो भी राजी हो जाती है, और ये अपना कपड़ा लत्ता सब पैक करता है, और पैक करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाता है, और वहीं फैक्ट्री में काम करने लगता है। और जब ये वहाँ से चला जाता है तो शारदा जी को पूरी खुली छूट मिल जाती है, और वो जो है पूरे दहाड़े मार के पूरे घर में खुश होकर नाचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हम लोगों को रास्ते का कांटा निकल गया, अब हम लोग पूरी तरीके से भरपूर ज़िंदगी जिएंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। इस पे कंचन भी बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि बात तो आप पिताजी सही कह रहे हैं, अब हम लोगों के बारे में कोई जानेगा भी नहीं, और हम लोग फुल मस्ती भी किया करेंगे। लेकिन ऐसा ही कुछ दिन का समय बीतता है दोस्तों। फिर लोग, गांव के आसपास के लोग जो है उनको देखते हैं कि साथ में घर में वो अकेले जाती है, और रात में जब सुबह उठती है तो उसी घर में से निकलती है, और जो है काफ़ी खुश रहने लगती है। तो ये उछलती है, तो ये दोनों जो है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहते नहीं हैं। फिर एक दोस्त जो है फ़ोन करता है विनोद के पास, अरे विनोद तुम जो है वहाँ क्या चले गए काफ़ी दिन से, और यहाँ पे तुम्हारी बीवी देखो आवारापन काम करती है। तो खुल के बताता नहीं है, लेकिन पूरी घुमा के बाद बताता है कि या तो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ, और या तो इन लोगों को जो है या तो यहाँ पे तुम खुद चले आओ। तो इस बात पे जो है वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके पास दूसरा फ़ोन आता है, फिर वो 5-6 लोगों का जब फ़ोन आता है तो उसके मन में कुछ बात शंका आती है कि कोई बात तो ज़रूर है, आखिर ऐसा माजरा क्या है, किस तरीके से ये काम होगा, कैसे क्या होगा। फिर वो क्या करता है कि उसके मन में जब शंका होती है वो तुरंत वहाँ से टिकट कटाता है और अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। और जब आता है तो आते ही कुछ दोस्त उसको बाहर ही मिल जाते हैं। तो एक दोस्त उसका होता है विमल नाम का, वो कहता है कि देखो मुझे तो यार शक है कि तुम्हारे जो है पिता और तुम्हारी बीवी में कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो ये दोनों एक साथ ही घर में से निकलते हैं, एक साथ ही घर में जाते हैं, और वो ज़्यादातर बिताती है उसी कमरे में, और तुम्हारे पिताजी भी वहीं में रहते हैं। तो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे पिता के ऊपर लांछन लगा रहे हो, वो अकेले हैं घर में और इतनी उम्र उनकी हो गई है, तो क्या वो ऐसा गलत काम करेंगे। तो कहते हैं ऐसा है कि तुम अभी जाने के बाद अपनी बीवी का बिहेवियर देखना कि वो क्या करती है। तो जैसे ये घर में जाता है दोस्तों, जाने के बाद एक बीवी पूछती है और सब हाल चाल तुम्हारा ठीक था, तबीयत ठीक थी। तो कहता है हाँ। तो कहता है कि तुम कुछ बहाना बना के तुम रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात कह देना, देखो क्या कहती है। तो ये यही बात बोलता है कि देखो मैं अभी आया हूँ, एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं सोचता हूँ कि उसके यहाँ हो आऊँ
और हो सकता है कि आज रात में वापस भी नहीं आऊँगा। तो इस बात पे उसकी बीवी भी कुछ बोलती नहीं, कहती है कि ऐसी बात है तो जाइए, पहले हो आइए। तो इसके मन में तुरंत शंका आ जाती है कि आखिर ये कोई भी औरत हो कहेगी कि एक दो दिन बाद चले जाना, लेकिन ये तुरंत ही मुझे ऐसा कैसे कह रही है कि जाओ तुम जाके हो आओ। तो मन में जब इसके शंका होती है तो ये निकल जाता है घर से। तो वो दोस्त और ये दोनों जो है आपस में बातें करने लगते हैं कि देखा कोई ना कोई मैटर तो ज़रूर है। वो दोस्त कहता है कि चलो मैं छुप के तुमको पूरी बातें सुनाता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हारे बाप में और तुम्हारी बीवी में क्या आपस में चल रहा है। तो ये जाने वही कमरे के बगल में ही जाके छुप जाते हैं और छुपने के बाद सुना करते हैं कि आखिर ये दोनों बोल क्या रहे हैं। तब तक ससुर उनके आते हैं और आने के बाद वो बहू जो है खाना बना रही होती है। तो जब उससे कहते हैं कि देखो अब तो विनोद आ गया है, अब हम लोगों में मिलन नहीं हो पाएगा, वो क्या कह के गया है। तो इस पे वो कहता है कि वो कह के गए हैं कि आज हम कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए तो आज मैं ना भी लौटूं। तो कहते हैं कि हाँ अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग को बहुत छुप के और बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, और अभी मौका है, हो सकता है कि रात बिरात आ जाए या हो सकता है कि कल आवे। तो चलो हम लोग इसका फ़ायदा पूरा उठा लेते हैं। तो इस बात पे जो है वो कहती है कि मुझे खाना बना लेने दो, उसके बाद खा पी के काम हम लोग करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोग शस्त्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीना करेंगे। तो इस बात पे वो क्या करते हैं कि पूरी तरीके से जो है एक दूसरे के कपड़े उतार के जो है अपनी शस्त्रक्रिया में जुट जाते हैं। और शस्त्रक्रिया कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। तो जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं तब तक जो है विनोद जो है तुरंत दूसरी तरफ से आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तो दरवाज़ा जब खटखटाता है तो इनके जो पिता होते हैं वो तुरंत जाके एक काफ़ी भरा हुआ बोरा होता है और उसमें गेहूँ होता है, उसी किनारे जाके छिप जाते हैं। और कंचन निकलती है तो कहती है क्या हुआ, अब तो बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। तो कहती है कि जल्दी आ गया, अरे रात के 11 बज रहे हैं, तुम बता रही हो जल्दी आ गए हैं, तो मुझे नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं आ गए, अच्छी बात है, बताइए मैं खाना बना दूँ आपके लिए। तो कहते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो कहते हैं कि पिताजी तो बाहर गए हुए, अभी लौटे नहीं हैं। तो कहते हैं कि तुम ऐसी बात है तो मुझे बताई क्यों नहीं। तो कहते हैं कि अरे वो आ जाएंगे। तो वो जाके अंदर ढूंढने लगता है और देखता है तो पिताजी वो बोरी के किनारे पर बैठे रहते हैं। तो लाकर कहता है कि आप लोग जो है मुझसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहीं बैठ के जो है आपस में शस्त्रक्रिया कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं। तो इस बात पे जो है वो जो उनके पिता होते हैं शारदा, वो पैरों पे गिर जाते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दे और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन विनोद जो है कहता है कि नहीं, अब मैं इस औरत को नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये औरत जो है ये इसका चरित्र अच्छा नहीं है। मेरे भाई को, इसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई और मैंने सोचा कि ठीक है लाओ मैं इससे शादी कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी इसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो मैं इसे हम नहीं रखूँगा। तो इस बात पे जो है वो हंगामा करने लगता है, पूरे चारों तरफ से वो पंच इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि मेरा जो है इसका निराकरण करवाइए। तो जब सरपंच लोग इकट्ठा होते हैं, प्रधान इकट्ठा होते हैं, तो कहते हैं कि देखो बेटे ये तो बहुत गलत बात है। और शारदा जी को भी कहते हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, 60-62 साल के हो गए हो, और तुम अपनी बहू के साथ इस तरीके की घृणा क्रिया करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और बहू को भी डांटते हैं कि तुम अपने एक पति को खो बैठी हो, दूसरे पति को भी खोना चाहती हो, या तुम बताओ तो तुम्हारी शादी इस बुढ़े से ही करवा दी जाए। तो इस बात पे वो दोनों शर्म से एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। तो कहते हैं कि अब एक दूसरे के साथ अगर कभी मिले और कभी पकड़े गए तो तुम लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और गांव से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात पे दोनों बहुत डर जाते हैं और डरने के बाद जो है वो चुप हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है सर, अब आप लोगों की ही बात हम लोग मानेंगे, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ी वाफ़ी मांगने के बाद जो है वो करते क्या है कि लेकिन वो कहते नहीं है कि शेर के मुंह में खून लग जाए। तो वो कभी कभी ये लोग शस्त्रक्रिया भी करने शुरू कर देते हैं कुछ दिनों के बाद। फिर ऐसा समय करने के बाद एक दोस्त कहता है कि देखो ऐसा है कि ये लोग अब इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं, तुम अपनी बीवी को लेके जो है
और जहाँ कमाने जाते हो वहीं पे लेके चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक दिन प्लान करता है और अपने पिता से कहता है कि देखो पिताजी, मैं अपनी बीवी को जो है दिल्ली लेके जा रहा हूँ, वहीं पे रहूँगा, वहीं पे कमाऊँगा, वहीं पे खिलाऊँगा और वहीं पे एडजस्ट होऊंगा। तो पिता भी शर्म और लाज के मारे में नहीं बोल पाता है, कहता है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम वहीं पे जाके सेटल हो जाओ और ठीक से अच्छे से रहो। तो इसके बाद वो अपनी बीवी को लेता है, बीवी बच्चों को लेता है और कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है और वहीं पे रह के अपना काम धाम करता है और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी बीवी या औरत अकेले है तो उसका गलत फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। इसी वजह से कभी भी अकेले मत छोड़िए और अपनी बीवी को ज़्यादा समय दीजिए और अपने साथ रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी आप लोग को अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कहानी आप लोग कहाँ देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।